नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हुए रवाना। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित रॉय की तलाश में पुलिस की अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड। तो वहीं बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी की टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IMA की स्प्रिंग टर्म 2026 पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड में महिला कैडेट्स की मौजूदगी को बताया IMA के इतिहास में मील का पत्थर। भारतीय नाविकों पर अमेरिकी हमले पर भारत का सख्त रुख। डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। तो वहीं ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले बेहद शर्मनाक। और फीफा विश्व कप में मेजबान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से दी मात। तो वहीं सह मेजबान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए नीस पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम के साथ ही इस G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ पीएम के दौरे का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली से रवाना हुए। वहां फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 शिखर सम्मेलन की यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G7 में न केवल अपने लिए बोलेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी आवाज देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार 8वीं बार भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और साझेदार देशों के विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बैठक में फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सहयोग के अगले चरण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और उच्च शिक्षा क्षेत्र से निकल रहे नवाचारों को प्रोत्साहन देने का मंच बनेगा। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रातिस्लावा में उनकी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्को के साथ बैठक होगी तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद वो 18 जून को पेरिस में यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन विवा टेक 2026 में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि फ्रांस और स्लोवाकिया की ये यात्रा यूरोप और G7 देशों के साथ भारत की भागीदारी को और मजबूती प्रदान करेगी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। पीएम फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम वहां G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ पीएम के दौरे का अहम हिस्सा है। नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी फ्रांस दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम के दौरे की अहमियत और संभावित परिणामों को लेकर हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने फ्रांस में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला से विशेष बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर आ रहे हैं और ये उनका फ्रांस का 7वां दौरा होगा। ऐसे में भारत फ्रांस संबंधों और जो खास कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फ्रांस में भारत के राजदूत एम्बेसडर संजीव सिंगला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्बेसडर सिंगला। सबसे पहले मैं द्विपक्षीय से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री तो हम सबको पता ही है। हर बार जब भी कोई दौरा होता है उच्च स्तरीय, तो ये संबंध और नए स्तर तक छूते हैं। इस बार क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इनोवेशन डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि इस बार का नारा है? काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, वो यही रहा है कि किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं। जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, डिफेंस हुआ या न्यूक्लियर हुआ या स्पेस है, वो चलता रहेगा, वो अभी भी चल रहा है। और ये फोकस हम क्यों बदल रहे हैं इनोवेशन की तरफ, उसका कारण वही है कि हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं। और खाली इसमें स्टार्टअप्स नहीं होंगे,
हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सब का इकट्ठा एक मंच पे लाना शायद पहली बार हो रहा है, और इतने इस स्केल के ऊपर लाना शायद पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, और विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि 300 से ज़्यादा खरीदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो भारत इनोवेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन भारत इनोवेट्स को फ्रांस से इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की शुरुआत करना भी दोनों देशों के रिश्तों की इस सहयोग को उजागर करता है, कम से कम इनोवेशन के मंच की अगर हम बात करते हैं तो। क्या आपको भी ये लगता है कि भारत इनोवेट्स 2026 अगर हम नीस में आयोजित कर रहे हैं तो भारत फ्रांस के रिश्तों में भी इनोवेशन एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह, तकनीक और इनोवेशन एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसका कारण यही है कि हम दोनों देशों के बीच में एक फ़िलॉसफी जो है उसको हम साझा करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फ़िलॉसफी आप कह लीजिए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका निभाएगी, तो एक दोनों देशों का प्रयास है कि उसमें भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। हम दोनों देश उस टेक्नोलॉजी के खाली कंज्यूमर नहीं बने, बल्कि उसमें अपनी भूमिका निभाएं, ताकि एक ग्लोबल साउथ के लिए किस तरह हम इसके लिए साझा कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारा प्रयास है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जब भारत में कहा था कि ये सवाल नहीं है कि बिल्कुल भारत इनोवेट करता है नहीं, बल्कि ये सवाल है कि कौन भारत के साथ इनोवेट करता है। शायद फ्रांस इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना चाहता है भारत के साथ। लेकिन एक दूसरा बड़ा आयोजन जो पेरिस में होगा, विवा टेक, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही दौरे में भारत इनोवेट्स के साथ साथ विवा टेक में भी शामिल होना कैसे विवा टेक की भी अहमियत को दिखाता है, और यह आयोजन का महत्व क्या है? मतलब भारत यहां से भी क्या हासिल कर सकता है? देखिए, विवा टेक पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मंच है टेक और आईटी को लेके, तो उसमें हमारा शामिल होना एक अलग पैमाने पे है। और कुछ हमारे स्टार्टअप जो कि भारत इनोवेट्स में होंगे वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। और जो इस बार हमारा इंडिया पेविलियन लग रहा है विवा टेक में, उसका ITPO ने उसको आकार दिया है, लेकिन वो किसी भी देश का सबसे बड़ा पेविलियन होगा। तो इतने स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे शायद पहली बार होगा कि हम विवा टेक में शामिल हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि वो यूरोप का सबसे बड़ा मंच है, तो उसकी एक अपनी भूमिका है। जी, तो उम्मीद रहेगी कि हम क्या कुछ हासिल करेंगे जब विवा टेक और भारत इनोवेट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंगला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारत इनोवेट्स 2026 एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से उभर रहे डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है। और इसका आयोजन फ्रांस के शहर नीस में 14 से 16 जून को किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो विचारों को वैश्विक समाधान में बदल रहा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में सज गया है एक ऐसा मंच जहां भारत की युवा प्रतिभा, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की शक्ति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। ये है शिक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल भारत इनोवेट्स 2026, जिसका पहला संस्करण यहां आयोजित किया जा रहा है। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार का कुंभ वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पोषित स्टार्टअप्स दुनिया के निवेशकों, उद्योग जगत, शोध संस्थानों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों से सीधे संवाद करेंगे। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाइप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें, तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। भारत इनोवेट्स यात्रा वर्ष 2025 में शुरू हुई, जिसने देश भर में नवाचार की एक नई लहर पैदा की। गहन मूल्यांकन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद देश के विभिन्न संस्थानों से उभरते 120 स्टार्टअप्स और डीप टेक उद्यमों को चुना गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 इन नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि ये विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके।
जहां इन स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से मिलने, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की। मैं आपको बताता हूँ कि डेडिकेटेड सेशंस किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको टाइटल बताता हूँ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रैकिंग यूरोप, हाउ बिजनेस रियली गेट्स डन बियॉन्ड द पिच। उससे हमने स्टार्टअप्स को बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते वर्षों में तकनीक, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों का नया आधार बनाया है। दोनों नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान नवाचार, अनुसंधान और युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप साझेदारी के नए अवसर खोलेगा। जब ये हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे, तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे। क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, ये सोच भारत के नवाचार मिशन की आधारशिला बन चुकी है। ये केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, अनुसंधान शक्ति और युवा ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी है। विचार से नवाचार तक और नवाचार से उद्यमिता तक, उद्यमिता से वैश्विक नेतृत्व तक, ये है आज का भारत, जहां का युवा सिर्फ भविष्य के बेहतर सपने ही नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें आकार भी देने की क्षमता रखता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे, तो यहाँ से भारतीय नवाचार की गूंज दुनिया तक पहुंचेगी। जब विश्व भी ये देखेगा कि क्यों आज के भारत को नवाचार का, इनोवेशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 14 जून का इसका शुभारंभ करेंगे। और इस 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए इस शहर को क्यों चुना गया, बता रही है हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा। फ्रांस का तटीय शहर नीस, यहाँ अगर भारत इनोवेट 2026 का आयोजन हो रहा है तो इसके 5 बड़े कारण हैं जो आपको गिनाना चाहूंगी। पहला, यूरोप की सिलिकॉन वैली कहलाता है सोफिया एंटीपोलिस, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पर ही है। यानी नीस सोफिया एंटीपोलिस का प्रवेश द्वार है, जहाँ 2500 दिग्गज कंपनियां काम करती हैं और हजारों स्टार्टअप्स भी यहाँ काम करते हैं। दूसरा बड़ा कारण, इसको एआई का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के 4 इंटरडिसिप्लिनरी एआई इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक नीस में ही है। तीसरा कारण यह है कि टॉप 15 विश्व की अगर स्मार्ट सिटीज को आप गिनते हैं तो उनमें एक आता है नीस भी, और नीस में ही स्मार्ट सिटी इनोवेशन सेंटर भी है, जहां जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर सॉल्यूशंस की खोज की जाती है। चौथा बड़ा कारण यह है कि यहाँ बड़े ऐसे इनोवेशन के स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां लाखों यूरो की फंडिंग यहाँ के स्टार्टअप्स को मिल रही है। यानी यहाँ से अगर भारत इनोवेट्स का लॉन्च होता है तो इसका मतलब है कि जो यूरोप के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमारे स्टार्टअप्स को जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। और 5वां सबसे बड़ा कारण, लैब टू मार्केट का एक अनोखा मॉडल है जो यहाँ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिसर्चर्स के साथ, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम भी अपनाना चाहते हैं। और इसी मंच से अगर हमारे शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स से मिलेंगे तो जाहिर है सफलता के नए आयाम भी गढ़े जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची और काफी देर तक आवाज लगाने के बाद शालबनी थाने की पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय की तलाश में शालबनी थाने की पुलिस उनके घर पर पहुंची थी। अभिषेक के घर पुलिस पहुंचने की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गईं और इस पुलिस सूत्रों के अनुसार सुमित की लोकेशन टावर से अभिषेक के घर पर मिलने के बाद ये अभियान चलाया गया। वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस सुमित रॉय की तलाश कर रही है। वहीं बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी ने TMC विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। कोलकाता में 7 परिसरों में एक साथ तलाशी चल रही है। बता दें कि नगर निकाय भर्ती में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी का दावा है कि नकदी और सोना लेकर भर्तियां की गई हैं। 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर यह छापेमारी हो रही है, तो वहीं आगे की जांच भी जारी है। और मेसी कांड में पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस विधान नगर साउथ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने जारी किया है और अरूप बिस्वास को नोटिस मिलने के 48 घंटे के अंदर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। और इससे पहले अरूप बिस्वास शारीरिक अस्वस्थ का हवाला देकर 2 बार पूछताछ में शामिल होने से बच चुके हैं। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के इंडिया टूर का कोलकाता कार्यक्रम भारी अव्यवस्था के कारण विवादों में आ गया था और महंगे टिकट खरीदने वाले प्रशंसकों ने खराब व्यवस्थाओं और सुरक्षा चूक की शिकायतें की थी और बाद में आयोजक सद्रित दत्ता ने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास पर हस्तक्षेप, टिकट की हेराफेरी और दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। हालांकि बिस्वास ने सभी आरोपों को इनकार किया है और मामला अब जांच के दायरे में है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 9 महिला कैडेट्स के पासिंग को IMA के इतिहास में मील का पत्थर बताया। Especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विदेशी कैडेट्स की मौजूदगी दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation, and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding, and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है और इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार रोजगार करने वालों को 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव देती है, जिसका भुगतान 2 किस्तों में किया जाता है और इसके अलावा
नियुक्तों को भी प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन मिलेगा। और इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले मूक बधिर कृष्णा कुमार ने हमारे संवाददाता शरद मुदगल से खास बातचीत में बताया कि रोजगार प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है एवं वे आर्थिक रूप से भी अपने परिवार की मदद कर पा रहे हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। उन्होंने इस योजना को सकारात्मक बताते हुए अन्य मूक बधिर लोगों को भी इससे जुड़ने की बात कही है। और आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ ही हमें अनुमति दें। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कई सारे ऐसे लोगों को भी रोजगार मिला है जो कि बोलने और सुनने में अक्षम हैं। इसी प्रकार के एक सदस्य मिस्टर कृष्णा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने कि रोजगार प्राप्त किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत। आइए उनसे जानते हैं कि उनका किस प्रकार का अनुभव रहा है। नमस्कार जी, आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है, क्या कहना चाहें, कैसा अनुभव रहा है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में इस प्रकार की योजना प्रारंभ हुई। पहले मुझे रोजगार के लिए काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, परंतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से रोजगार प्राप्त करने पर मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है तथा मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इससे और भी जो मूक बधिर व्यक्ति हैं वो इससे जुड़ें तथा इस योजना का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद भारत सरकार। EPFO के बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या आपको PF प्राप्त हो रहा है? मैं EPFO का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि इसमें काफ़ी आगे जाके संभावना है जो कि अभी भी हमारी मदद कर रही है। साथ ही साथ जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमें PF का फ़ायदा मिलेगा, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा भी कुछ अंश उसमें प्रदान किया जा रहा है जो कि हमारे भविष्य को सिक्योर रखेगा। विकसित भारत की संकल्पना तथा रोजगार सृजन को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसे पिलर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि इसी प्रकार से हमारा समाज एक रूपता की भावना और समान अवसर को प्राप्त करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अपने कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज़, दिल्ली।